नमस्कार मित्रांनो, मराठी व्याकरण अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण ऑगस्ट महिन्यामध्ये झालेल्या जे काही CTETचा पेपर होता तर त्याचे विश्लेषण बघणार आहोत, ज्यामध्ये आहे चाइल्ड डेव्हलपमेंट आणि पेडागॉजीचे. तर यामध्ये जे काही पार्ट 1 जो यापूर्वीचा जो व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल तर त्यामध्ये 15 क्वेश्चन्स आपण घेतले होते आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये पार्ट 2 मध्ये देखील आपण उर्वरित 15 क्वेश्चन घेणार आहोत. तरी तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्कीच कळवत चला. चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून येणारे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. आजच्या व्हिडिओचा पहिला प्रश्न आहे, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा, 4 ऑप्शन इथे दिलेले आहे, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, और नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, और चौथा ऑप्शन है वास्तविक जीवन की स्थितियों में माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए की गई है. तर या ठिकाणी 4 प्रश्न आहे आणि लॉरेन्स कोहलबर्ग विषय यांच्या सिद्धांताविषयी या ठिकाणी बोललेलं माहिती दिलेली आहे. तर यामध्ये याचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है. पुढचा प्रश्न बघूया. अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहला ऑप्शन है, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं. तो यहाँ पर एक सामान्य सिद्धांत, अधिगम मतलब अधिगम म्हणजेच काय तर अध्यापन, आणि अध्यापनचं जो काही सामान्य जो काही नियम आहे किंवा जो काही सिद्धांत आहे तर तो कशा प्रकारे त्या ठिकाणी सांगतो. तर सुरुवातीला आपण त्याला चर्चा करायची किंवा मग विद्यार्थ्याला जे माहिती नाही त्याविषयी जर आपण अगोदर बोललो किंवा जी संकल्पना विद्यार्थ्याला माहीत नाही त्याविषयी जर आपण अगोदर बोललो आणि नंतर विद्यार्थी जी संकल्पना त्याला माहिती आहे त्यावर तो विद्यार्थी येईल का, तर हे प्रकारचं त्या ठिकाणी ऑप्शन हे चुकीचं राहील. पहले ऑप्शन त्या ठिकाणी चुकीचं आहे. दुसरा ऑप्शन बघूया, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए. आता या पर इथे दुसरा जो काही ऑप्शन दिलेला आहे तर त्या ठिकाणी सांगितलेलं जी काही संकल्पना आहे तिला प्रतिकात्मक रूपमध्ये सुरुवातीला प्रस्तुत करायचं आणि नंतर त्याचे भौतिक रूपाजवळ म्हणजे जे काही वास्तविकता आहे त्यावर यायचं, अशा प्रकारे आहे. तर हे देखील ऑप्शन चुकीचं आहे. तिसरा ऑप्शन आहे, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे फिर उसकी बारीकियां पर आए. तर तिसरं ऑप्शन या ठिकाणी योग्य आहे. पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकी पर आए, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 3. अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी. म्हणजे अभिसंधानात्मक म्हणजे त्याला जे काही अध्यापन जे काही कौशल्य आहे त्यामध्ये त्याला विकसित करण्याचा प्रयत्न ती शिक्षिका करणार आहेत. तर त्यामध्ये खालीलपैकी 4 ऑप्शन दिलेले आहे, यापैकी कोणतं ऑप्शन त्या ठिकाणी योग्य राहील किंवा जे काही प्लॅनिंग आहे, नियोजन आहे ते कोणत्या प्रकारचं योग्य राहील हे आपल्याला याचं उत्तर शोधायचं आहे. तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें. म्हणजे विद्यार्थ्याला त्याच्या नियमानुसार किंवा विद्यार्थ्याला त्याच्या अभ्यासानुसार त्याला प्रोत्साहित करायचं आणि त्याला स्वतः त्या ठिकाणी चिंतन करायला सांगायचं. त्याचप्रकारे त्याची जी काही प्रगती होत असेल त्यावर त्याला स्वतःच मूल्यमापन करायला लावणे, ही रणनीती त्या ठिकाणी योग्य ठरेल का. किंवा मग दुसरा आहे, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना. ग्रेड म्हणजेच काय तर आपण जास्त मार्क किंवा त्याला दाखवणे किंवा देणे, त्याचप्रमाणे या मार्कानुसार त्याला प्रेरित करणे. तिसरा ऑप्शन आहे, विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्यपुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना. पूर्णपणे त्याला पाठावर किंवा पाठ्यपुस्तकावर त्या ठिकाणी अवलंबून करून सोडणे, हे त्या ठिकाणी योग्य ठरेल का. आणि चौथा आहे, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देश प्रदान करना. तर या 4 ऑप्शनपैकी कोणतं त्या ठिकाणी आपल्याला योग्य आहे. तर ऑप्शन नंबर 1 या ठिकाणी योग्य आहे, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है. अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण दिया गया है यहाँ पर। अभिकथन है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थी को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। शिक्षकों को अपनी संकल्पना मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? उदाहरण तथा उसके गैर उदाहरण जो उसकी पहचान करने के लिए कहना। इसका कारण क्या है? ये है अभिकथन, और इसका कारण है कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरणों विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो यहाँ पर गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि गैर उदाहरणों से भी हम वहाँ पर अलग संकल्पना जो है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ये सही है, मतलब अभिकथन सही है, लेकिन कारण जो है वो क्या है? गलत है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। ये सही है, मतलब अभिकथन सही है, लेकिन उसका कारण क्या है? गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर भी अभिकथन और कारण दिया गया है, इसमें से कौन सा कारण सही है, या अभिकथन तथा कारण सही है या नहीं, ये हमें ढूंढना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ये और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर दोनों को सही क्यों कहा गया है उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता शब्द यहाँ पर जरूरी है, इस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए एक कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। जो आई हुई रूढ़िवादिता है उसे तोड़ना ही चाहिए, और उसके लिए बड़ी मेहनत भी करनी है। तो कारण क्या है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। समालोचनात्मक आत्मचिंतन समझने अपना में जरूरी बात है, इसलिए अभिकथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न है, महारत मतलब निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? ऑप्शन पहला है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। दूसरा है, महारत लक्ष्य मतलब जो स्किल है अपने अंदर की, महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने के लिए केंद्रित होते हैं। और चौथा है, महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यहाँ पर हमें महारत लक्ष्य मतलब जो आपको हासिल, जो आपका एम है, महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य मतलब दोनों में यहाँ पर क्या अंतर है, तो ये हमें ढूंढना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो यहाँ पर आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि बाहरी पुरस्कार और यहाँ पर क्या है, प्रदर्शन लक्ष्य मतलब सिर्फ वो दिखाने के लिए या दिखावटी जो लक्ष्य होता है वो वहाँ पर बाहरी पुरस्कार पर आ जाता है। तो इस तरह से 21 नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? अब आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। आंतरिक मतलब क्या है, तो अंदरूनी अपने मन की जो अभिप्रेरणा है, जो जागृत होती है, उसे कहा जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना और पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। ये 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कौन सा है? तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपको क्या जो प्रश्न में जो शब्द आए उसे अच्छी तरह से समझना है। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब व्यक्तिगत, अपनी पर्सनली जो अपने दिल के अंदर से जो आवाज़ आती है उसे आपको ढूंढना है, उसके जो आपके जो पसंद है उसे आपको देखना है।
लोग कहते हैं इसलिए हम वो करेंगे तो ये बात अलग होगी, या किसी के डर से हम वो कार्य करते हैं तो वो बात अलग होती है, या कोई किसी के कहने पर वो कार्य करते हैं तो वो प्रेरणा जो है वो अलग अलग प्रकार की वहाँ पर होती है। लेकिन ये आंतरिक प्रेरणा है, मतलब आपको क्या पसंद है, तो व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ये आपका यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो पहली है, उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। दूसरा है, दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर बच्चों के विकास के सार्वभौम होती है, सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक जो 23 है उसके 4 ऑप्शन है, और यहाँ पर पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप हमें 4 विभिन्न ढूंढना है। तो वहाँ पर है चौथा यहाँ पर ऑप्शन सही है, जो कि बच्चों के विकास, चौथा ऑप्शन है बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का। यहाँ पर ये जो शब्द है वो तीसरे उदाहरण का है, सार्वभौमिक पैटर्नों का वहाँ पर प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से चौथा उदाहरण, चौथा जो ऑप्शन है वो सही है। आगे है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, प्रकृति में असंतत है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है और सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। अब यहाँ पर जो विकास है वो किस तरह से होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है पर ऑप्शन नंबर 4, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव में को ध्यान में नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अभिकथन और कारण दिया गया है। प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7वीं की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण है लैंगिक, मतलब जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यमों से अधिग्रहित नहीं है। पहला है, वहाँ पर पहला कारण है ए और आर दोनों सही है। यहाँ पर अभिकथन आपने देखा और कारण भी यहाँ पर हमने देखा है, दोनों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। दूसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। तीसरा ए और आर दोनों गलत है। और चौथा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर आपको कारण और अभिकथन दोनों के बीच में जो संबंध है वो जोड़ना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ए सही है लेकिन बी जो है वह आर जो है वो क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, ए सही है मतलब अभिकथन सही है परंतु कारण जो है उसका वो गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, ये सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधिता मतलब क्या है, तो सुनने में जो दिक्कत वहाँ पर है उसे। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। और चौथा है, श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। हमें पूछा क्या गया है सवाल कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सही कथन हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो सही कथन है ऑप्शन नंबर 2, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह
उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ए और बी। यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से आपको ढूंढना है कि कौन कौन से। तो ये है समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता और शारीरिक विकास की तेज गति। सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। तो प्रश्न फिर से देखेंगे कि कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होती है। तो यहाँ पर 2 ग्रुप यहाँ पर दिए हैं कि उस पर भिन्नता आपको ढूंढनी है। पहला है प्रतिभाशाली विद्यार्थी और दूसरे है अन्य विद्यार्थी। दोनों के बीच में जो कौन सा भिन्नता है, तो समझ की अग्रवर्ती गहना, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता और शारीरिक विकास की तेज गति। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ए और बी, समझ की अग्रवर्ती गहनता और दूसरा है सीखने की तेज गति। इन दोनों में दोनों बातों पर वहाँ पर भिन्नता होती है। अगला प्रश्न है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान है जबकि वे भिन्न हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक जैसा क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश डैश में समान है। यहाँ पर पाठ्यचर्या डैश डैश में सीखने के समान है, सीखने की अपेक्षाएं में समान है, जबकि डैश डैश में वो भिन्न है। तो यहाँ पर 1 और 2 दिए गए हैं और यहाँ पर पहला जो है वो संशोधन समायोजन है, दूसरा है संवर्धन गतिवर्धन, तीसरा है गतिवर्धन संवर्धन और चौथा है समायोजन संशोधन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है समायोजन और संशोधन। अब वो कैसे है वो देखते हैं। समावेशन पहले प्रश्नों में ही दिया गया है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या में समायोजन, यहाँ पर ये नंबर 1 समायोजन सीखने की अपेक्षाएं में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न रूप वहाँ पर प्रदान होता है। इस तरह से 2 जो फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं होगा। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ये आज का आखिरी प्रश्न है और ये प्रश्न में आपको वहाँ पर आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के ज्ञान की रचना करते हैं, दूसरा है ज्ञान व्यक्तिपरक है, तीसरा है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, और चौथा है ज्ञान बहुलवादी है और बहुविध है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर है। आप कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताओ, तथा आज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।